वेलकम स्टूडेंट्स, जय भारत। वेलकम टू सुपर 3000 एमसीक्यू सीरीज़। और इसमें हम लोग जेई मेंस के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके रिवीजन या क्रैश कोर्स की तरह तुम कह सकते हो इसे। हम इसमें 3000 बिल्कुल बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 1 का मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्चुअली हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। क्लियर? जो नीट के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख सकते हैं अगर उन्हें थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस सॉल्व करने की इच्छा है तो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहना है। क्लियर? तो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन क्या है? एन अननंबर्ड वॉल क्लॉक शोज अ टाइम। उसने टाइम बोला जिसमें कि ये आवर्स है, ये मिनट्स है और ये सेकेंड्स है ना। व्हाट टाइम विल इट्स इमेज इन अ प्लेन मिरर शो। प्लेन मिरर में इसका इमेज कितना शो करेगा? तो तुम ध्यान से देखो, हम इसमें एक वॉल क्लॉक का जस्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, तो जस्ट मार्किंग्स में ले ले रहा हूँ ना। तो तुम ध्यान से देखो, कुछ ये 12 होगा तो यहाँ पे 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ पे 6 हो गया, तो ये 7, ये 8, ये 9 हो गया, तो ये 10, ठीक है, 10 लेटर्स से हमारा यहाँ, और ये 11, है ना। अब ये टाइम क्या बोल रहा है कि 4:25 और 37 सेकेंड्स हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस टाइम को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ अगर 4:25 एंड 37 सेकेंड्स हैं तो 4 वाली सुई कहाँ होगी बताओ। उस वक्त 4 वाली जो वाला नीडल होता है वो कहीं 4 से थोड़ा आगे होगा, 4 से 5 के बीच में, है ना। दिस इज अगर योर 4 o'clock, तो ये 4 से 5 के बीच में होगा। अब 4:25 कह रहा है वो, और 37 सेकेंड, मतलब तुम्हारा जो क्लॉक होगा वो 37 सेकेंड्स क्योंकि ऑलरेडी हो गए हैं, तो ये 25 से थोड़ा सा आगे होगा, है ना, जस्ट आगे, क्योंकि 4:25 से 37 सेकेंड्स और ज़्यादा हो गए हैं। क्लियर? तो मैं अभी तुम्हारा मिनट वाला हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ जो ब्लैक में होगा, जो 4:25 से जस्ट आगे होगा। क्लियर? और 37 सेकेंड्स हो रहे हैं, तो मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ले रहा हूँ एग्जैक्टली 37 पे, है ना, थोड़ा यहाँ, ये देखो। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट इमेज हो गया। इसका प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन लेना है, तो मैं हर ईच एंड एवरी नीडल का रिफ्लेक्शन लूंगा, है ना, ईच एंड एवरी नीडल का। तो तुम ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बीच में एक मिरर सा ड्रॉ कर रहा हूँ सच दैट मैं सबका रिफ्लेक्शन ले सकूँ, है ना। अभी तुम ध्यान से देखो, जो मेरा आवर हैंड होगा उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, है ना। अगर मैं उस आवर हैंड को ड्रॉ करूँ तो तुम ध्यान से देखो, हमारा जो रिफ्लेक्शन आएगा, है ना, आवर हैंड में, वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ पे वो 4 से थोड़ा आगे है, तो यहाँ पे वो 8 से थोड़ा पहले होगा, है ना, 8 से थोड़ा पहले पॉइंट कर रहा होगा। जैसे यहाँ 4 के थोड़ा बाद, ये 4 से 5 के बीच में, तो यहाँ पे ये 7 से 8 के बीच में होगा। अब ये 5 से थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो यहाँ ये 7 से थोड़ा पहले होगा, है ना, ये 7 से थोड़ा सा पहले होगा। क्लियर? और इधर जो तुम्हारा 37 है ना, वो 37 किस साइड होगा? वो होगा तुम्हारा, इसका इमेज इधर बनेगा, है ना, वो 37 होगा तुम्हारा, क्योंकि इधर ये 7 के बाद है तो यहाँ ये 5 से थोड़ा पहले होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इमेज वाले हैं उनको मैं डॉटेड लाइन बना दे रहा हूँ ताकि तुम इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, है ना। इमेज वालों को मैं डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ सच दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, ये हमारा आवर है, ये पूरा वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, बट आई थिंक तुम इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखो कितना टाइम हो रहा है ये, क्या ये 7 बज के मिनट वाला हैंड कौन सा है हमारा? मिनट वाला हैंड है हमारा ब्लैक वाला, तो ये 7:34 और ये 23 सेकेंड्स। तो इजीली तुम देखो यहाँ पे इन दोनों में ही डाउट हो सकता था ना। तो 7:34 हो रहा है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये मेरा जस्ट पहले है 7 के। क्यों? क्योंकि ये 5 के जस्ट बाद है। ये वाला ऑब्जेक्ट वाला 5 के जस्ट बाद क्यों आया था? क्योंकि टाइम 4:25 हो चुका था और 37 सेकेंड्स और ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए वो थोड़ा सा इससे आगे आया। ये करने का बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बताऊं क्या है? ऐसे करोगे एग्जाम में तो टाइम चला जाएगा। बेस्ट तरीका क्या है कि तुम एक पेपर लेना, उस पेपर पे ना जो एक्चुअल टाइम हो रहा है वो ड्रॉ करना, एक्चुअल टाइम हो रहा है ड्रॉ करना, और उसको ऐसे इन्वर्ट करके देख लेना। यही है ना लैटरल इन्वर्जन। और इधर जब ड्रॉ करो थोड़ा डार्क से ड्रॉ करो, तो तुम्हें इधर इजीली पीछे से दिखाई दे देगा, उसकी ट्रेसिंग आ जाएगी पीछे कि कितना टाइम हो रहा होगा। दैट इज़ अ ट्रिक। ये तो बेसिक मेथड हुआ, बट पेपर में डार्क से ड्रॉ करो, पलट के देख लो, पता चल जाएगा इमेज में कितना घड़ी में टाइम हो रहा है। समझ आ गई? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है तुम्हारा 7:34
23। क्लियर। नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर इज वर्टिकल, है ना। हमारे पास एक प्लेन मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्टिकल है। तो लेट अस ड्रॉ अ प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्टिकल है। तो ये हमारा प्लेन मिरर है, लेट अस से, है ना, विद अ वर्टिकल इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल प्लेन विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो यहाँ पे क्या किया तुमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। क्लियर। तुमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इन वर्टिकल प्लेन। तो लेट अस से तुम अपने पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल टू द मिरर। तो देखो ये मिरर का नॉर्मल है ना, ये वाली लाइन, और वो कितना एंगल बना रहा है, उसने बोला 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ नॉर्मल टू द मिरर, और उसकी स्पीड कितनी है 10। क्लियर। अब वो ये कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है, ऐसा उसने क्वेश्चन में बता दिया है। क्लियर। द पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स द मिरर, ठीक है, ये इसकी तरफ जा रहा है। द जस्ट बिफोर द पार्टिकल टचेस द मिरर द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द पार्टिकल एंड द इमेज इज। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द पार्टिकल एंड द इमेज, बोलो जब ये जस्ट टच करने वाला होगा, है ना, जब ये जस्ट टच करने वाला होगा तो मुझे बताओ, है ना, ये जब जस्ट टच करके जब तुम्हारा ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ आगे की तरफ जाएगा, है ना, तो जब ये जस्ट टच करने वाला होगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। क्या इस तरफ 10 sin 60 होगा मतलब 5√3, और इस तरफ 10 cos 60 होगा मतलब 5। अब क्या मिरर इस 5√3 को चेंज कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल टू द मिरर है। मिरर सिर्फ उसी वेलोसिटी का इमेज में चेंज लाता है जो कि परपेंडिकुलर टू द मिरर है। तो ये जो 5√3 है वो तो इमेज का 5√3 रह ही जाएगा, है ना, या जो कुछ भी वो यहाँ पर आकर के होने वाला है वो हो ही जाएगा। बट मुझे क्या बताना है, अप्रोच ऑफ पार्टिकल एंड इमेज, इमेज और उसका अप्रोच का वेलोसिटी कितना है। तो तुम ध्यान से देखो, अगर हमारा इमेज कहीं इस तरफ बन रहा है ना, लेट अस से हमारा जो इमेज है वो कहीं इस तरफ बन रहा है, तो उसमें उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ। अगर ये इस तरफ 5 है ना, तो मैं इमेज का जो x कंपोनेंट होगा, जब ये पार्टिकल यहाँ भी पहुँचा होगा तो भी इसका x कंपोनेंट तो 5 ही होगा, तो उस वक्त इस इमेज का भी x कंपोनेंट कितना होगा, सामने की तरफ 5, है ना। अगर ऑब्जेक्ट 5 से अप्रोच कर रहा है तो इमेज भी 5 से अप्रोच करेगा। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जो कि हमारे प्लेन मिरर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। वाई कंपोनेंट जो ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का भी होगा, है ना कुछ वाई कंपोनेंट होगा। लेट अस से वाई कंपोनेंट को मैं यहाँ पे वी वाई मान लेता हूँ, तो यहाँ पे ये भी वी वाई के इक्वल होगा। ऑब्वियसली वो 5√3 से चेंज हो गया होगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल में वाई कंपोनेंट चेंज करता है। लेकिन जब तुम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ पार्टिकल एंड द इमेज, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, अगर ये पार्टिकल है p और ये उसका इमेज है i, तो हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड अप्रोच ऑफ द इमेज। तो पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू इमेज मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो अगर तुम इसको करोगे तो देखोगे कि ये 5 और 5 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 5 माइनस 5 10 आ जाएगा। या फिर अगर मैं लेफ्ट साइड, है ना, लेट अस से मैं लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले लेता हूँ। क्लियर। तो लेफ्ट साइड अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो पार्टिकल की वेलोसिटी 5 हो जाएगी बट इमेज की वेलोसिटी -5। तो आंसर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह का तुम्हें इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेई में। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मिरर की वेलोसिटी, ना, मिरर में इमेज की वेलोसिटी जो होती है वो सिर्फ, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ किसके लिए है, वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू मिरर है ना। पैरेलल टू मिरर वाला वेलोसिटी सेम रहता है। तो जब तुम विथ रेस्पेक्ट टू करोगे तो ये वी वाई दोनों सेम रहेंगे ना, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बट एक्स वाले दोनों ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। गुड क्वेश्चन, है ना, प्रोजेक्टाइल और प्लेन मिरर कंबाइंड। नेक्स्ट, यहाँ पे तुम्हारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ्स में अगर तुम्हें विजिबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन वर्सेस एक्स ग्राफ बना हुआ है। एक्स एक्सेस पे f और 2f बने हुए हैं, f और 2f, है ना, फोकल लेंथ और 2 टाइम्स फोकल लेंथ। क्लियर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन स्फेरिकल मिरर का है
एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ अ कनकेव मिरर, ओके, along the axis of the mirror. The graphical representation of magnitude of linear magnification. मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड का डायग्राम बनाया हुआ है. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है मिरर में? -v/u. तो मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है. m वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर x. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है और मैग्निफिकेशन m है, उसका ये ग्राफ है. तुम्हें बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है. क्लियर? तुम देखो बहुत अजीब अजीब सा डायग्राम बना हुआ है. ये f है, 2f है, हर ग्राफ में ये f 2f है. बट कुछ ग्राफ्स हैं जिनमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं. तुम ध्यान से देखो, जो तुम्हारा ये पर्टिकुलर ग्राफ है ये 2f को के ऊपर क्या है? असिम्पटोट की तरह है. मतलब ये इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कब होगी? 2f, मतलब ये 2f वाली लाइन को कब टच करेगा? इन्फिनिटी पे जाके. सिमिलरली इस ग्राफ में ये f वाली लाइन को कब टच करेगा? इन्फिनिटी पे जाके. और यहाँ पे ये वैसा कुछ भी नहीं है ना, ये तुम्हारा असिम्पटोट इस पे कौन है? y एक्सिस. तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, है ना, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो मुझे इन ग्राफ्स में अलग अलग पता चल रहा है, तो मैं इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. तो सबसे पहले मैं m वर्सेस x इक्वेशन निकालता हूँ. मुझे बताओ, हम सबको पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है? uf/u माइनस f. तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u. तो -v/u चलो पहले कर लेते हैं. क्या हो जाएगा? -f/u माइनस एफ. मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैं माइनस प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखूंगा. u इक्वल टू क्या गिवन है? x, है ना. मैंने इसको जस्ट u से डिवाइड किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया. अब u की जगह मैं x लिखूंगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? m इक्वल टू -f/x माइनस एफ. तो m वर्सेस x का इक्वेशन देखो तुम. इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मुझे एक बात पता चल रही है कि जब मैं x की वैल्यू f के इक्वल डाल दूंगा ना तो m इन्फिनिटी हो जाएगा. जब x इक्वल टू f होगा तो m इन्फिनिटी हो जाएगा ना. ऐसा किस ग्राफ में हो रहा है? तुम ध्यान से देखो, ऐसा C में हो रहा है. जब x की वैल्यू f है तो मैग्निफिकेशन कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट. मतलब ये वाला लाइन इसको कहाँ टच करने वाला है? इन्फिनिटी पे जाके. जब x की वैल्यू f है तो m की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी. दैट इज वाई दिस इज योर करेक्ट आंसर. समझ आया? तो जस्ट तुमने अपने ग्राफिकल नॉलेज को यूज़ किया और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट. अ लीनियर ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर. है ना, ये कनकेव मिरर है, उसके एक्सेस पे तुमने AB ऑब्जेक्ट रख रखा है. ठीक है. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विद अ स्पीड v. ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ किस स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से जा रहा है. स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट A इज 4v. ओके, पॉइंट A का जो इमेज है उसकी स्पीड 4v है और पॉइंट B का जो इमेज है उसका भी स्पीड 4v है. गुड. इफ सेंटर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ लाइन AB इज एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द मिरर. इसका जो सेंटर है वो इससे L डिस्टेंस दूर है. देन फाइंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना. इनिशियली तो देख के पता ही नहीं चल रहा क्या करना है. हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन क्या होता है ना. हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी का रिलेशन मालूम है. मुझे बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -v/u का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. अब ये क्या है? क्या ये मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है? मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. अब तुम्हें इस क्वेश्चन में ना ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर और इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर दिया है. इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर दोनों के लिए 4v दिया है और ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर दोनों के लिए v दिया है ना. तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ. ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर हैं, बट मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ताकि मुझे एक बार आइडिया लग जाए कि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना है. तो मुझे बताओ, यहाँ से ये बात क्लियरली शो हो रही है ना कि मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है. मतलब A और B ऐसी जगह पे रखे हैं कि दोनों का मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है ना, कि दोनों का मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है. और कनकेव मिरर में मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेस में बनता है. याद करो, या तो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा हो या फिर f और पोल के बीच में रखा हो. तो इन दोनों केस में तुम्हारा मैग्नीफाइड इमेज बनता है. तो अब इनमें से कौन सा पॉइंट f और 2f के बीच में है? तो A ज़रूर f और 2f के बीच में होगा और B जो होगा वो कहाँ होगा? वो f और पोल के बीच में होगा, है ना, क्योंकि B क्लोजर टू द मिरर है. तो मैं इस डायग्राम को जस्ट एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम कैलकुलेशंस कर पाएँ. ये हमारा कनकेव मिरर है, क्लियर, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना. और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा
थिक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ए बी, है ना। ये तुम्हारा पॉइंट लेटर से, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो ये ज़रूर एफ और पोल के बीच में होगा। तो इसका जो इमेज बन रहा होगा वो कहाँ बन रहा होगा? इसका इमेज बन रहा होगा कहीं यहाँ बी डैश। और क्योंकि ये एफ और 2f के बीच में है तो इसका जो इमेज बन रहा होगा, है ना, इसका जो इमेज बन रहा होगा वो कहीं बन रहा होगा 2f और इन्फिनिटी के बीच में पीछे की तरफ। तो ये हो गया तुम्हारा ए डैश लेटर से, क्लियर। तो ये ए का इमेज और वो बी का इमेज। अब मुझे बताओ, क्या मैं ए और बी दोनों के लिए मिरर फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ? यस। मुझे एक चीज़ और क्वेश्चन में बताई गई है। क्या डेटा दिया है क्वेश्चन में? कि जो सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, जो सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो मिरर से एल डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? एल। तो मुझे बताओ, अगर मैं ए का डिस्टेंस लूँ, पॉइंट ए का, फ्रॉम द मिरर, तो मुझे ना कुछ इसका लेंथ अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस से मैं ऑब्जेक्ट का लेंथ अज्यूम कर लेता हूँ x, और यही मेरा आंसर है क्योंकि उसने मुझसे ऑब्जेक्ट का लेंथ ही पूछा है। तो मुझे बताओ, ये लेंथ x/2 हो जाएगा, है ना, और ये भी x/2 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को भी? ये दोनों कितने हो जाएंगे? x/2 और x/2। तो अगर मैं a के लिए मिरर फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, है ना, मैं सब कुछ a के लिए कर रहा हूँ। मिरर फॉर्मूला फॉर a, तो a के लिए मिरर फॉर्मूला है ना, फॉर a। तो मुझे बताओ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो a का इमेज कितनी दूर पर है? बोलो, a का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा होगा? a का इमेज कितनी दूर पे बन रहा होगा? क्या हम बता सकते हैं? यस, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 2 है। तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना उसका डबल इमेज डिस्टेंस होगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन v/u होता है। तो मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? l प्लस x/2 है ना, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा? 2 टाइम्स l प्लस x/2। और साइन कन्वेंशन में क्या ले रहा हूँ? डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ इंसिडेंट रेज पॉजिटिव, तो v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखो, l प्लस x/2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स l प्लस x/2। तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ 2 टाइम्स l प्लस x/2 प्लस, अब क्या मुझे इसके सामने माइनस साइन डालना चाहिए? यस, है ना, ये माइनस होना चाहिए, प्लस 1/l प्लस x/2। ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? a के लिए, और इसके सामने भी एक माइनस साइन लगेगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/f। ये a के लिए हो गया। सिमिलरली फॉर b, क्या मैं यही इक्वेशन b के लिए लिख सकता हूँ? है ना, b के लिए इक्वेशन कितना है बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? l माइनस x/2। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? l माइनस x/2 का डबल। क्यों? क्योंकि b के लिए भी मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 2 है ना। वो चीज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर ली है। लेकिन अब b का जो इमेज डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन राइट था और b भी पोल से राइट साइड बना है। तो b के लिए अगर मैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्वेशन लिखूँ, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा? 1/2 टाइम्स l माइनस x/2 प्लस u क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1/ है ना l माइनस x/2 इज इक्वल टू 1/f। क्योंकि मिरर सेम है तो f दोनों का सेम है। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तुम ध्यान से देखो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम आ रहा है RHS, तो दोनों के LHS को इक्वेट कर सकते हो। तो 1 और 2 से अपने को क्या मिल गया? 1 और 2 से अपने को मिला ना कि माइनस ऑफ 1/2 इंटू l प्लस x/2 माइनस ऑफ 1/l प्लस x/2 विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू l माइनस x/2 माइनस 1/l माइनस x/2। तो तुम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखो, एक ही अननोन है x, इसको सॉल्व करोगे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है ना, जो पूछा गया था एग्जाम में, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें और भी मिल सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं ना। बिल्कुल, तुम्हारा कैलकुलेशन कितना फास्ट है, तुम कितना जल्दी इन चीज़ों को सोच पाए। क्लियर? तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन में जब तुम कैलकुलेशन कर लोगे तो यू विल गेट आंसर a इज इक्वल टू l। क्लियर? तो मैं ये कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, जस्ट कंप्लीट दिस कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द, फिर से स्फेरिकल मिरर का एक क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर अ स्फेरिकल मिरर इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सेस पे रखा हुआ है। लेट अस से हमारा ये प्रिंसिपल एक्सेस है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सेस, P इज द पोल, ये हमारा पोल है, ठीक है। C इज सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट O, इमेज इज एट पॉइंट I। तो मान लो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, क्लियर। लेट अस से मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, जो कहाँ है, 2f और इन्फिनिटी के बीच में। तो मेरा जो इमेज बनेगा वो f और 2f के बीच में बनेगा, है ना। तो लेट अस से यहाँ पे मेरा उसका इमेज है। तो वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ इनमें से फिर कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, क्लियर। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ठीक है। अभी इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा अगर मुझे बताना है, तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, PO मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या फिर OP मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, IP मेरा इमेज डिस्टेंस है, क्लियर। और OC और IC भी हमारे इक्वेशंस में आ रहा है, मतलब इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो दूरी है, क्लियर सभी को ये चीज़। तो अभी अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बनाऊँ, है ना, अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ अपना, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या है कि तुम इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज को ना, अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लेकर के एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लूँ, तो मैं ना सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे। बट स्टिल अगर मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्लियर है, तुम ध्यान से देखो, है ना, ये जो पर्टिकुलर तुम्हारा डायग्राम बन करके आ रहा है, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम अपने ऑब्जेक्ट को ऐसा ले लो। तो मुझे बताओ अगर मैं इसका रे डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो एक ज़रूर रे जो पैरेलल गया होगा, है ना, वो तुम्हारा हिट करके फोकस से क्रॉस करेगा और इमेज बनाएगा, है ना। तो मैं वहाँ पैरेलल वाला रे नहीं लेकर के मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता हूँ। चलो, मुझे पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जाएगा वो रिटर्न इधर ही आएगा, है ना। तो एक रिफ्लेक्टेड रे मुझे मिल गया। सेकंड में क्या बना रहा हूँ रिफ्लेक्टेड रे, जो मैं यहाँ सेंटर पे हिट करा रहा हूँ और ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, ये इधर आएगा। तो ये तुम्हारा सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, और इसी कारण तुम्हारा ये जो पर्टिकुलर इमेज है यहाँ पे वो कैसा बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है ना। दिस इज़ योर इमेज आई। समझ आया। मान लो ये पॉइंट O है, मैं इसको O डैश बोल देता हूँ, ये I है और इसको मैं I डैश बोल देता हूँ। क्वेश्चन में तो उसने तुम्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया, बट क्योंकि ये सिमिलैरिटी से इजीली सॉल्व हो जाता है इसलिए मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है। अभी तुम ध्यान से देखो, है ना, मुझे क्या मालूम है कि जो ये एंगल थीटा है तो ये वाला पर्टिकुलर एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्लियर। तो अभी अगर मैं ट्राइंगल्स लूँ कुछ, है ना, मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल O डैश OP इज सिमिलर टू, है ना, O डैश OP इज सिमिलर टू, है ना, O डैश OP सिमिलर टू I डैश IP, है ना। ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला और ये I डैश IP ये बिल्कुल सिमिलर होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल बन रहा होगा इस ये पर्टिकुलर एंगल और ये वाला पर्टिकुलर एंगल, ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 और 90 सेम है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा और ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो O डैश OP इज सिमिलर टू I डैश IP। क्लियर सभी को? तो अब इससे मेरा क्या इक्वेशन बनेगा, तुम देखो मेरे पास OP और IP ये सारे मेरे इक्वेशन में आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी टाइप का इक्वेशन बनाऊँगा, है ना। मैं क्या क्या यहाँ से लिख सकता हूँ, जस्ट तुम देखो, है ना। मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट जो मेरा डायग्राम है ना, फर्स्ट जो मेरा डायग्राम है मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ कि O डैश O, है ना, डिवाइडेड बाई OP विल बी इक्वल टू I डैश I डिवाइडेड बाई IP। तो OP और IP मेरे इक्वेशन में आ गए। अब एक सेट और सिमिलर ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि O डैश OC इज सिमिलर टू I डैश IC, है ना। O डैश OC जो है वो I डैश IC से सिमिलर होगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो ये एंगल है और ये एंगल है वो सेम है, और ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ऑब्वियसली फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो फिर यहाँ पे मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, तुम देखो अभी मुझे इसके अंदर OC और IC नहीं आया है, तो मुझे लाना होगा।
तो O डैश O बाई ओ सी विल बी इक्वल टू I डैश आई बाई आई सी। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। तो जब तुम डिवाइड करोगे ना, तुम्हें एक्सप्रेशन ये ओ डैश कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ओ सी बाई ओ पी, है ना, ये मिलेगा, इज इक्वल टू, वहाँ भी आई डैश आई और आई डैश आई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आई सी बाई आई पी। तो अब तुम ध्यान से देखो, क्या हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ओ सी बाई ओ पी इज इक्वल टू आई सी बाई आई पी। यस, ये देखो फर्स्ट वाला मैच कर गया, है ना, ये उसका जस्ट उल्टा है, ओ पी बाई ओ सी इक्वल टू आई पी बाई आई सी है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। तुम इसको यू वी के टर्म्स में भी ले सकते थे, मिरर फॉर्मूला लिखते, ओ सी को क्या लिखते, ओ सी तुम्हारा क्या हो जाता, ये था तुम्हारा u, तो ओ सी हो जाता क्या, u माइनस आर या फिर u माइनस 2f। सिमिलरली आई सी क्या हो जाता तुम्हारा, वो हो जाता, ये v हो जाता p से i, और ये क्या था 2f, तो आई सी हो जाता 2f माइनस वी, और तुम मिरर फॉर्मूले में डालते तुम्हें यही चीज़ मिल जाती, बट सिमिलैरिटी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 सेंटीमीटर फॉर्म्स इमेज ऑफ द सन, है ना। अब ये एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है ना। द डायमीटर ऑफ द सन सबटेंड्स एन एंगल 1 डिग्री ऑन अर्थ। तो मान लेते हैं, लेट अस से ये हमारा सन है, क्लियर है ना, ये हमारा सन है, और इसको हम जस्ट सर्कुलर ड्रॉ कर लेते हैं अपने सन को। लेट अस से ये सन है ना, और ये अर्थ के ऊपर कुछ पर्टिकुलर एंगल सबटेंड कर रहा है ना। अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं अपना, ये हमारा अर्थ है, लेट अस से, क्लियर। तो क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द सन सबटेंड्स एन एंगल 1 डिग्री ऑन अर्थ। तो हमारा सन का जो डायमीटर है वो कौन सी लाइन होगी, ये है, दिस इज सन का डायमीटर, है ना। ये 1 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है ऑन अर्थ। अर्थ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 1 डिग्री। क्लियर, मीन्स दिस एंगल इज 1 डिग्री, है ना। ये जो हमारा एंगल है ये 1 डिग्री होगा। क्लियर सभी को, 1 डिग्री एंगल। अब उसने तुमसे क्या पूछा कि कन्वेक्स मिरर यूज़ किया तुमने इसका इमेज फॉर्म करने के लिए सन का। तो अगर ऑब्जेक्ट का डायमीटर x है, सॉरी इमेज का डायमीटर अगर x है, तो वैल्यू ऑफ 100x कितना होगा। तो तुम्हें इमेज का डायमीटर फाइंड करना है। तो इमेज का डायमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड को मैं सिर्फ ले रहा हूँ, वो v बाई यू का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पता है वो मुझे 100x पूछ रहा है, मुझे यहाँ पे साइन नहीं चाहिए, है ना, मेरे साइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेकर के चल रहा हूँ। v बाई यू होगा, है ना। अब मुझे बताओ क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये चीज़ f डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहाँ पे, है ना, लेट अस से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रहा है अर्थ से, मैं अर्थ पे ही खड़ा हूँगा अपना कन्वेक्स लेंस लेके, सॉरी कन्वेक्स मिरर लेके, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। लेट अस से मैं इसको ले रहा हूँ, लेट अस से स्मॉल d, है ना, ये स्मॉल d मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा स्मॉल d है ना, और जो मेरा इमेज बनेगा क्या वो फोकस पे बनेगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल d इज़ वेरी लार्ज, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्लियर, इतनी दूर मेरा ऑब्जेक्ट है कि मेरा जो इमेज बनना है वो कहाँ बनना है, फोकस पे। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है। तो मेरा मैग्नीफिकेशन इज f बाई डी, और मुझे पता है कि मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर ये ऑब्जेक्ट का डायमीटर है कैपिटल D और इमेज का डायमीटर क्या है x, तो इमेज डायमीटर बाई ऑब्जेक्ट डायमीटर, यही होता है ना मैग्नीफिकेशन, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये f बाई डिस्टेंस फ्रॉम दी सन आ गया। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस फ्रॉम दी सन अर्थ का तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, उसने 1 डिग्री दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, तुम देखो ये इतना छोटा एंगल है कि मैं इस d को एक आर्क लेंथ की तरह अज्यूम कर सकता हूँ, है ना। ये एंगल इतना छोटा है कि मैं इस d को क्या अज्यूम कर सकता हूँ, आर्क लेंथ, और मुझे पता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा होता है, वेयर आर इज इन रेडियंस। तो यहाँ पे आर का रोल कौन प्ले कर रहा है बताओ। अगर ये सेंटर है और ये आर्क लेंथ है ना, तो यहाँ पे r का रोल कौन प्ले कर रहा है, d तुम्हारे रेडियस की तरह काम कर रहा है, और ये तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली एक आर्क लेंथ की तरह है। तो ये रेडियस हो जाएगा और वो थीटा। तो मुझे बताओ क्या मैं आर्क लेंथ कैपिटल D इज इक्वल टू रेडियस d इंटू
थीटा कर सकता हूँ? यस। तो मेरा जो ये डायमीटर है कैपिटल डी, उसको मैं स्मॉल डी थीटा लिख रहा हूँ, है ना। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा इक्वेशन, है ना, x बाई डी, है ना, x बाई डी, और d की वैल्यू हमने क्या निकाली है, स्मॉल d इंटू थीटा इज इक्वल टू f बाई स्मॉल d। तो यहाँ से अपने को क्या फॉर्मूला मिल गया, ये d और d कैंसिल हो गए, है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, आर्क लेंथ रेडियस इंटू थीटा, तो रेडियस d के बराबर और थीटा। अब तुम्हें बहुत ध्यान रखना है कि थीटा तुम्हें किस में लेना है, रेडियंस में, है ना, क्योंकि आर्क लेंथ इक्वल टू आर थीटा रेडियंस में ही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो गया, f इंटू थीटा। तो x इज इक्वल टू f इंटू थीटा अगर हो गया हमारा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, है ना, स्मॉल x, ये हमारा क्या था, ये था साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। मैंने कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ रख दी उसको आर्क लेंथ मानते हुए, क्योंकि एंगल वेरी स्मॉल है तो हम इस चीज़ को आर्क लेंथ की तरह मान सकते हैं। तो यहाँ से d और d कैंसिल हो गया, x इक्वल टू एफ थीटा। f की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 है, मतलब फोकल लेंथ 9 होगा, क्लियर। तो मुझे 100x सेंटीमीटर में चाहिए, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही रखूँगा, और 1 डिग्री को मैं क्या लिखूँगा, पाई बाई 180 रेडियंस, है ना। 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियंस। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, उसने तुमसे 100x की वैल्यू पूछी है ना, ये x आया, तो 100x कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ना, 100x हो जाएगा 100 इंटू 9 पाई बाई 180। तो तुम्हें उसकी वैल्यू लिखनी है ना इन सेंटीमीटर। तो जस्ट तुम बताओ, 9 को अगर मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ 1, तो ये 20 टाइम्स जाएगा, क्लियर सभी को, और ये यहाँ से 5 टाइम्स जाएगा, तो दिस विल बी 5 पाई। तो 100x विल बी 5 पाई सेंटीमीटर्स, और 5 पाई क्या होगा, तुम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो 3.14 यूज़ करके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.14 इंटू 5, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 15.7 सेंटीमीटर्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर होगा 15.7 सेंटीमीटर्स, है ना। अगर इमेज का डायमीटर x है तो 100x की वैल्यू कितनी होगी, 15.7 सेंटीमीटर्स, और ये हमारा आंसर है। क्लियर सभी को ये चीज़। तो शानदार क्वेश्चन ये है ना एक, और इसमें हमने जस्ट डेटा यूज़ किया और क्वेश्चन अपना सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है ये, डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। इसमें डिफरेंट क्या है कि तुम्हें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है ना, कि आर्क लेंथ है तो हम इसको r इंटू थीटा पुट कर सकते हैं। तो r क्या है तुम्हारा, जितना डिस्टेंस हमारा यहाँ से है ना, तो मैंने उसको जस्ट मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ किया और फॉर्मूले में डाल दिया, हमारा आंसर 15.7 सेंटीमीटर्स आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ से रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, है ना, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके क्वेश्चंस आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ स्मॉल होल। ये तुम्हारा एक कंटेनर है जिसमें यहाँ पे होल है, और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, जब वो वहाँ से देख रहा है ना, तो वो एक ऐसे पॉइंट को देख पा रहा है जो बॉटम से 15 सेंटीमीटर ऊपर है ना। ये एक पूरा कंटेनर है, मतलब वो पूरा बॉटम नहीं देख पा रहा, और यहाँ पे बीच में अभी कुछ भी नहीं है, मतलब पानी वगैरह कुछ भरा हुआ नहीं है। तो वो लाइन यहाँ लिखी हुई है, ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ स्मॉल होल ऑन द साइड ऑफ अ जार। ये एक जार है, उसके साइड से एक होल बना हुआ है, तो यहाँ से जो भी इंसिडेंट रे निकलेगा वो उसके आइज तक डायरेक्ट पहुँच रहा है, और जिस पॉइंट तक वो देख पा रहा है वो पॉइंट कहाँ पर है, बिल्कुल 15 सेंटीमीटर ऊपर है वो बॉटम से, है ना। मतलब इतना दूर उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी ये पॉइंट उसे दिखाई दे रहा है। क्लियर। द होल इज एट अ हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर। होल जहाँ पे बना हुआ है ना इस जार में, वो 45 सेंटीमीटर के हाइट पे है। व्हेन द जार इज फिल्ड विद अ लिक्विड अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, द सेम ऑब्जर्वर कैन सी द एज एट द बॉटम ऑफ द जार। अब वो क्या कह रहा है कि जब तुम इसमें एक लिक्विड भर दे रहे हो, है ना, जब मैं इस पर्टिकुलर जार में एक लिक्विड भर दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, है ना। लेट अस से हम अपने जार को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं ताकि हम डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ना। सॉरी, तो ये तुम्हारा जार है, वो क्या कह रहा है, तुमने इसमें लिक्विड भर दिया, कितनी हाइट तक, 30 सेंटीमीटर्स तक। तो पहले तो इसमें होल कर लेते हैं हम अपना, ठीक है। लेट अस से यहाँ पे होल था जिससे ऑब्जर्वर देख पा रहा था, ठीक है। होल इस साइड भी इन्होंने ड्रॉ किया है, तो बट यहाँ से ऑब्जर्वर देख पा रहा है, और हमने इसमें वाटर भरा कहाँ तक, हमने वाटर भरा है 30 सेंटीमीटर तक। तो लेट अस से
हमने इसमें वाटर भर दिया है 30 सेंटीमीटर्स तक। क्लियर, ये 15 सेंटीमीटर था, वो 40 है, तो कहीं पे 30 सेंटीमीटर यहाँ होगा, है ना। इतनी दूर वाटर भरा हुआ है। इससे क्या हुआ, वो क्या बोला, अब वो बॉटम ऑफ द एज देख पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब जो लाइट रे है ना इधर से निकल रहा होगा, है ना, जो लाइट रे इधर से निकल रहा होगा वो अब क्या कर रहा होगा, वो हमारे रिफ्रैक्ट करके ऑब्जर्वर तक जा पा रहा होगा, है ना। और ऑब्जर्वर अब क्या कर रहा होगा, अब उसे देख पा रहा होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन से वो उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। तो अब ध्यान से देखो, है ना, मैं कुछ कैलकुलेशंस करूँगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि मुझे कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है ना, तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। वो मुझसे क्या बोल रहा है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज n/100 वेयर n इज एन इंटीजर देन वैल्यू ऑफ n इज। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड निकालना है। जब लिक्विड नहीं था तो ऐसा था डायग्राम, जब लिक्विड है तो उसके बाद ऐसा है डायग्राम। तो मान लेते हैं लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, लेट अस से मैं स्मॉल n मान के चल रहा हूँ। क्लियर, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, अब देखो, है ना, ध्यान से। मुझे कुछ डेटा पता है ना, कुछ डेटा मुझे मालूम है, ये 45 है, ये 15 है ना, कुछ पर्टिकुलर डेटा मुझे पता है। अब उसके हेल्प से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। लेट अस से यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो I है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो R है। क्लियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। अभी मेरे को बताओ, जब वो स्ट्रेट बिल्कुल देख पा रहा था, है ना, जब वो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक देख पा रहा था, है ना, तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही थी, बिल्कुल उसके आइज़ पे। मुझे बताओ, ये वही लाइन है ना जो उसके आइज़ पे सीधी जा रही है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को एक्सटेंड करूँगा आगे, तो ये पर्टिकुलर लाइन, है ना, अगर मैंने इसे एक्सटेंड किया आगे, तो ये कहाँ जा कर के मीट करेगा, ये एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर पे ही मीट करेगा ना। मतलब ये जो लेंथ है तुम्हारा, ये 15 है। क्लियर सभी को, और ये एंगल तुम्हारा R है और ये I है। और भी कुछ डेटा मुझे पता है, ये टोटल विड्थ जार का 30 होगा, तभी ये सेंटर तक 15 है। क्लियर, यहाँ पे सेंट क्या बोल रहा है, उसने रेडियस 15 सेंटीमीटर ना, इस जार का रेडियस उसने कितना लिया है, 15 सेंटीमीटर। तो जार का रेडियस 15 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो जार का रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो इधर भी ये 15 सेंटीमीटर है। क्लियर सभी को, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में स्नेल्स लॉ लिखूँगा, है ना, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो ये इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्टेड है, तो N2 1 हो गया और N1 N हो गया, है ना। N2 क्या होता है, जहाँ बाद में होता है रे, N1 क्या होता है, जहाँ रे पहले होता है। तो ये पहले, ये तुम्हारा N1 की वैल्यू क्या आ गई, N। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या मुझे वैल्यू मिला कि N साइन I इज इक्वल टू साइन R, है ना। क्या मिला मुझे, तुम इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे, N साइन I इक्वल टू 1 साइन R। कौन से इक्वेशन से, N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R, है ना, वहाँ से भी ये मिल जाता। बट ये हमने स्नेल्स लॉ का इक्वेशन लिखा। अब मुझे बताओ तुम ध्यान से, क्या मैं इस पर्टिकुलर डेटा से I और R कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस। अगर तुम ध्यान से देखोगे कि ये जो तुम्हारा I है ना, अगर तुम I देखोगे तो इसका परपेंडिकुलर भी 50, ये परपेंडिकुलर कितना है 15, और हाइट तुमने कितना पानी भरा है 30, तुमने पानी कितना भरा है 30 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अगर तुमने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पानी भर रखा है ना, दिस इज 30 सेंटीमीटर्स, तो ये लाइन अगर मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँ तो ये 30 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। क्लियर सभी को, ये 30 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो साइन I जो है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होगा, है ना। साइन I क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस में कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू n, अब हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो मैं इसको 15 बाई अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ये मैंने साइन I की वैल्यू डाल दी, इज इक्वल टू साइन R। अब मुझे बताओ जो साइन R है, क्या ये एंगल भी R है ना, ये एंगल भी R है, और ये पर्टिकुलर एंगल भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ वो वाला पर्टिकुलर एंगल हमारा कैसे कैलकुलेट होकर के आएगा, है ना। इस पर्टिकुलर एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट देखो, है ना, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये R है तो ये भी R है ना, वर्टिकली ऑपोजिट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक लाइन खींच रहा हूँ, दिस लाइन। अब ध्यान से देखो, ये 15 है, ये 30 था, तो ये भी 15 हो गया ना, है ना।
ये वाला लेंथ भी कितना हो गया, ये भी 15 हो गया। अब ये 15 है, ये भी 15 है, क्लियर। तो क्या मैं आई की वैल्यू लिख सकता हूँ 45 डिग्री, सॉरी इस आर की, ये जो एंगल बना क्या ये 45 होगा, क्योंकि ये भी 15 है और ये भी 15 है। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, 15 बाई 15 1। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, 1/√2 है ना, क्योंकि ये थीटा आर की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्रीज, क्लियर। तो अब यहाँ पे तुम देखो एक ही अननोन है स्मॉल n, इस स्मॉल n को कैलकुलेट कर लो और तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तुम्हें क्या चाहिए n/100 चाहिए ना, तो स्मॉल n क्या है वो कैपिटल n/100 है ना। यहाँ से जो भी स्मॉल n की वैल्यू आएगी, ये स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी कैपिटल n/100, दैट मीन्स कैपिटल n क्या हो जाएगा 100 इंटू स्मॉल n। तो यहाँ से स्मॉल n निकाल लो, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा जो ये आंसर आने वाला है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 158 आएगा। उसके लिए तुम्हें यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करके स्क्वायर रूट करना आना चाहिए। समझ आ गई बात सभी को, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 158 के इक्वल आएगा। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, आ जाओ। अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है TIR की, है ना। अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड D, है ना, हमारा जो साइड है क्यूब ऑफ साइड मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कोई भी साइड है उसका ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड D लिखा हुआ है, हर साइड इसका D के बराबर है। ये क्यूब है ना, याद रखना, मतलब इधर भी एक सरफेस है, इधर भी सरफेस है, इधर भी सरफेस है, सब तरफ पूरे सरफेसेस से क्लोज्ड है वो। मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, मटेरियल का μ2 है, वो एक लिक्विड के अंदर डुबा दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है ना। अब वो क्या कह रहा है कि रेज इंसिडेंट ऑन द फेस AB एट एन एंगल थीटा, एंगल थीटा पे शोन है, देखो ये रे आया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट पॉइंट E ऑन फेस BC, देन थीटा मस्ट सेटिस्फाई। अगर यहाँ पे TIR हो रहा है तो थीटा इनमें से कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आओ हम इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, एक इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, है ना, जस्ट सो दैट हम इसे सॉल्व कर पाएँ। लेट अस से हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है जिसको हमने क्या किया एक पर्टिकुलर लिक्विड में डुबा दिया। तो ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और क्यूब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है, क्लियर। अब डेटा क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, उसने क्या बोला कि तुम्हारे पास एक इंसिडेंट रे आया जो कि यहाँ पे हिट कर रहा है एट दिस पॉइंट। ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होकर के इस पॉइंट पे गया, ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होकर के इस पॉइंट पे गया और यहाँ पे इस फाई के साथ क्या हो गया TIR हो गया, है ना, इधर आकर के इसके साथ TIR हो गया। अब नॉर्मल्स ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा एक नॉर्मल, ये हमारा दूसरा नॉर्मल, क्लियर। जो इंसिडेंट रे है वो पर्टिकुलर एंगल थीटा पे हिट कर रहा है और इधर μ2 है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर एंगल की बात करूँ ना, ये वाला, अब ये जो पर्टिकुलर एंगल है इसका एक कंडीशन है, यहाँ पे TIR तभी होगा ना, ये μ2 में है और अब किस में ट्रैवल करने वाला है, ये μ1 में ट्रैवल करने वाला है। तो ये वाला जो तुम्हारा एंगल है ये क्या होना चाहिए मुझे बताओ, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो लेट अस से मैं इस एंगल को कह रहा हूँ x, क्लियर। तो मुझे क्या मालूम है कि sin x मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल क्या है तुम्हारा μ1/μ2, है ना। ये μ1/μ2 क्यों किया मैंने, क्यों, क्योंकि ये आफ्टर बाई बिफोर है ना, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं हम। तो ये तुम्हारा x साइन इनवर्स μ1/μ2 होता है एक्चुअल में। वहाँ पे μ1/μ2 का मतलब क्या है, एक्चुअल में होता क्या है n2/n1, मतलब n2 क्या है जहाँ बाद में है और n1 क्या है जहाँ पे वो पहले है। तो डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो पहले वो किस में है μ2 में और बाद में वो किस में है μ1 में, है ना। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है क्रिटिकल एंगल का, साइन IC मस्ट बी ग्रेटर देन n2/n1, जहाँ n2 क्या है जहाँ रे बाद में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जहाँ वो जाने वाला है ना। तो ये कहाँ जाने वाला है, ये रे ये μ1 में जाने वाला था बट वो गया नहीं, ये बात और है। बट रिफ्रैक्शन में पहले ये μ2 में और बाद में μ1 में, तो जहाँ पहले रहता है उसको n1 बोलते हैं और जहाँ बाद में रहता है उसको n2 बोलते हैं। तो ये साइन IC इज ग्रेटर देन n2/n1।
मतलब साइन एक्स इज ग्रेटर देन म्यू वन बाई म्यू टू, है ना, क्योंकि बाद में म्यू वन में वहाँ पे n2 की वैल्यू म्यू वन है और n1 की वैल्यू म्यू टू है, ये मुझे पता चल गया। क्लियर सभी को कि x इज ग्रेटर देन म्यू वन बाई म्यू टू। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये वाला पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स। तो अब अगर मैं इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लिखूंगा ना, इस पर्टिकुलर सरफेस पे, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो। इस पर्टिकुलर सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा n1 साइन आई मतलब म्यू वन साइन थीटा विल बी इक्वल टू n2 साइन आर मतलब म्यू टू कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना। अब यहाँ से मुझे इक्वेशन क्या मिला, म्यू वन साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टू कॉस थीटा। मुझे क्या चाहिए कि थीटा क्या सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ सॉरी कॉस थीटा नहीं, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स 90 माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स। तो मैं क्या करूँगा, साइन एक्स ग्रेटर देन म्यू वन बाई म्यू टू है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कॉस एक्स के टर्म्स में फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन बन गए। अब यहाँ से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो मैं सिर्फ दोनों पॉइंट पे इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ये क्रिटिकल एंगल वाला इक्वेशन है और ये किसका इक्वेशन है, स्नेल्स लॉ का। तो मुझे थीटा ग्रेटर देन और लेस देन करना है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी तरह यहाँ पे x की जगह क्या लाना पड़ेगा, मुझे थीटा लाना पड़ेगा। क्लियर, मुझे x की जगह किसी तरह थीटा लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे वहाँ पर थीटा लाऊंगा वो ध्यान से देखो, है ना। मुझे क्या मालूम है कि साइन एक्स की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर साइन थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू कॉस एक्स। क्लियर, साइन थीटा क्या होना चाहिए, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू कॉस एक्स। मतलब थीटा की जो वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगी। इनफैक्ट मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के इधर डालनी चाहिए, है ना। एक्स की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे डालूंगा, देखो कैसे। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन थीटा, है ना। कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन थीटा। तो मुझे बताओ इससे क्या हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम इससे साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, मुझे बताओ साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि कितना हो जाएगा 1 माइनस म्यू वन स्क्वायर बाई म्यू टू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन एक्स का वैल्यू आया, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे बताओ क्या तुम इस इक्वेशन 3 को 1 में यूज़ कर सकते हो। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू वन बाई म्यू टू। तो इक्वेशन लिखते हैं, क्या है 1 माइनस म्यू वन स्क्वायर बाई म्यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी इसका अंडर रूट है ना, इसका अंडर रूट। साइन एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, मतलब दिस का अंडर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू वन बाई म्यू टू, मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू वन बाई म्यू टू। अब इसे सॉल्व कैसे करें, मुझे तो थीटा चाहिए, है ना, क्योंकि चारों ऑप्शन थीटा के टर्म्स में, बोथ साइड स्क्वायर कर लूँगा मैं। 1 माइनस म्यू वन स्क्वायर बाई म्यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन म्यू वन स्क्वायर बाई म्यू टू स्क्वायर। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को RHS में ले जाऊँ, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस म्यू वन स्क्वायर बाई म्यू टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन म्यू वन स्क्वायर बाई म्यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मुझे थीटा चाहिए तो मैं बोथ साइड किससे डिवाइड करूँगा, म्यू वन स्क्वायर बाई म्यू टू स्क्वायर से। तो इधर क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाई म्यू वन स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर, और सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा 1, है ना, दिस डिवाइड बाई दिस इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, मतलब ज़रूर साइन थीटा इज लेस देन म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। दैट मीन्स थीटा मस्ट बी लेस देन साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस 1 इनसाइड रूट। क्या हमारा कोई ऑप्शन मैच किया ऊपर से, है ना। हमने क्या किया, सिंपली हमने यूज़ किया अपने TIR वाले कॉन्सेप्ट को, और मैंने फर्स्ट इक्वेशन में, है ना, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन लेकर के, सॉरी रिफ्रैक्शन लेके उससे स्नेल्स लॉ से जो भी रिजल्ट निकला उसको यूज़ कर लिया, और यहाँ से मैंने समहाउ इधर साइन एक्स की वैल्यू को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट किया। तो मैंने पहले कॉस एक्स फाइंड कर लिया, उससे साइन एक्स निकाला, और क्योंकि मुझे आंसर थीटा में चाहिए था इसलिए मैंने उसे थीटा में कन्वर्ट किया ना। तो तुम देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, साइन इनवर्स म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस 1।
दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर सी। और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन तुम्हारे सामने। क्लियर सभी को? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में एग्ज़ाम सेटर के फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं। क्लियर सभी को? जो तुम्हें वो TIR हो किसी और सरफेस पर रहा होगा, बट वो थीटा की कंडीशन तुम्हें किसी और सरफेस से पूछेगा, क्योंकि इस सरफेस के TIR का कंडीशन तो तुम्हें डायरेक्टली मालूम है, बट वो तुम क्या चाहेगा कि तुम एक इक्वेशन और करो, एक स्टेप और करो, है ना, आंसर पे पहुंचने के पहले। समझ आई बात? लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट XZ प्लेन बी द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। XZ प्लेन जो है वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच का बाउंड्री है। क्लियर? मीडियम 1 इन Z ग्रेटर देन 0 हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √2। तो हम एक काम करते हैं, हम ना ड्रॉ करते हैं अपना डायग्राम सीधा। मेरे पास लेट अस से इस तरफ x एक्सिस है और इस तरफ लेट अस से मेरे पास z एक्सिस है। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि XZ प्लेन बी द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, है ना, XZ प्लेन। तो एक्चुअल में XZ प्लेन जो है वो बाउंड्री है बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया के। हाँ, तो लेट अस से ये Z ना लेके मैं इसे y लेता हूँ। तो Z कहाँ होगा? यहाँ पे ऐसा, ये Z होगा, है ना, ये Z होगा। तो तुम देखो XZ प्लेन ऐसा आ गया, मतलब इसके ऊपर कुछ और है और इसके नीचे कुछ और है ना, मीडियम है ना। ये हमारा एक प्लेन है XZ प्लेन, इसके ऊपर कुछ और मीडियम है और इसके नीचे कुछ और मीडियम है। तो वो क्या कह रहा है, जब Z ग्रेटर देन 0 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। क्लियर? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो अभी मैं XZ प्लेन को कैसे ड्रॉ करूं ताकि हमें एंगल भी दिखाई दे पाए ईजिली, है ना, हमें एंगल भी दिखाई दे पाए। ये हमारा XZ प्लेन है। क्लियर? ये पर्टिकुलर XZ प्लेन है और इसके ऊपर Z लेस देन 0 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज़ गिवन बाय वेक्टर दिस। तो मान लेते हैं इसके ऊपर मीडियम 1 है और इसके नीचे मीडियम 2 है। क्लियर? तो मेरा रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से आएगा और XZ प्लेन पे क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होगा। क्लियर? तो ये XZ प्लेन पे रिफ्रैक्ट होने वाला है और उसके बाद ये किधर जाएगा, ये रिफ्रैक्ट होकर के पास हो जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें, जस्ट एंगल्स शो करने के लिए, अगर ये यहाँ पर आकर के गिरेगा, है ना, तो इसका जो y एक्सिस है, क्लियर, ये इस XZ प्लेन पे क्या हो जाएगा, विद द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो XZ प्लेन ये बाउंड्री है, तो इस पे जो नॉर्मल होगा वो कौन सा एक्सिस होगा, वो y एक्सिस होगा, है ना, y एक्सिस इसके ऊपर नॉर्मल होगा। क्लियर? तो अपने को क्या करना है, इसमें से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2। मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिंग एंगल फाइंड आउट करना है ना। और उसने तुम्हें क्या दे रखा है, उसने तुम्हें इंसिडेंट रे का इक्वेशन दे रखा है। क्लियर सभी को? उसने हमें इंसिडेंट रे का इक्वेशन दे रखा है। तो मान लेते हैं हमारा जो इंसिडेंट रे है, लेट अस से वो ऐसा है, लेट अस से दिस इज माय इंसिडेंट रे। क्लियर? ये हमारा इंसिडेंट रे है जो इस दिशा में आ रहा है ना, और XZ प्लेन क्या है, वो बाउंड्री है बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। दिस इज़ योर बाउंड्री। क्लियर? तो ये मेरा इंसिडेंट आ रहा है और इन Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मेरा √2 का है, क्लियर, कहाँ पे, मीडियम 1 में, है ना, जो मीडियम 1 है तुम्हारा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 का। तो अगर मुझे Z ग्रेटर देन 0 दिखाना है ना, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे जो एक्सिस हैं वो किसी दूसरे तरीके से लेने चाहिए। क्लियर? यहाँ पे y और यहाँ x और यहाँ z ना लेकर के, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे z मैं नहीं लूँगा, मुझे z किधर लेना पड़ेगा, मुझे z इधर लेना पड़ेगा ना, दिस इज z। क्लियर? अब XZ प्लेन बाउंड्री है, मतलब ये ज़रूर x होगा, तो ये क्या होगा, ये y होगा। क्लियर सभी को? ये z एक्सिस है, ये x है और ये y है। अब मैं इस XZ प्लेन को बाउंड्री बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे Z ग्रेटर देन 0 वाली बात मुझे समझ आ रही है ना, क्योंकि ये जो रे आ रहा है वो Z ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मैंने इधर x एक्सिस ले लिया, इधर y एक्सिस ले लिया और इधर z एक्सिस ले लिया। क्लियर? अभी तुम ध्यान से देखो, क्या मैंने सही लिया है, तो वो तुम i क्रॉस j k आना चाहिए। तो देखो i बाहर आ रहा है बोर्ड के, i
और जे इधर है, तो आई क्रॉस जे कर रहा हूँ, देखो ये के की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, मतलब मैंने ये सब कुछ सही लिया है। क्लियर। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, √2 है ना। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है इस मीडियम में, √2 है। क्लियर। n1 जहाँ रे पहले है, और बाद में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 है। क्लियर। इस जगह √3 है, तो मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे होगा है ना, वो मैं रिफ्रैक्टेड रे भी अब ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है लेटर से। क्लियर। और इधर रिफ्रैक्टिव मीडियम कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। मुझे इस वेक्टर का इक्वेशन मालूम है, ये मेरा वेक्टर ए की तरह जो इस दिशा में जा रहा है। तुम्हें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। अब तुम ध्यान से देखो मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे फाइंड करता हूँ। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सबसे पहला काम तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना पड़ेगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे फाइंड करोगे, ये वेक्टर z एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा है, क्या वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और वो एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, क्या हमने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ा है ना। कैसे पढ़ा है हमने डायरेक्शन कोसाइंस, बोलो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये एंगल जो z एक्सिस से बना रहा है उसको हम गामा कहते हैं ना, अल्फा बीटा गामा। क्लियर। तो कॉस गामा क्या होगा, जो भी इसका z कंपोनेंट है ना, जो भी इसका z कंपोनेंट है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। क्लियर। z कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय √ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। यही था ना हमारा, है ना, z डिवाइडेड बाय √ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो इन सब का स्क्वायर करो, 6√3 का स्क्वायर 108 हो जाएगा, 8√3 का स्क्वायर 192 हो जाएगा, 100 प्लस 192 300 प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू आई 1। क्लियर है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये तुम्हारा 100 नहीं आएगा, ये 400 आएगा, तो 10/20 दैट मीन्स हाफ। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्रीज। दैट मीन्स मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज है। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया हमने क्वेश्चन का, दिस इज 60। अब मुझे ये r चाहिए, तो बस अब स्नेल्स लॉ लगा लो, है ना। n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। क्लियर। n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। सॉल्व करो, तुम्हें r मिल जाएगा ना। तो √2 इंटू √3/2 इक्वल टू √3 sin r। तो यहाँ पे √3 कैंसिल हो गए, और 1/√2 आ गया sin r, मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्रीज। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 10। ये तुम्हारा जस्ट एक लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो तुमसे क्या पूछ रहा है ध्यान से देखो, है ना। तुम्हारे पास 3 स्लैब्स हैं, है ना। क्वेश्चन रीड कर लो सब लोग स्क्रीन पॉज करके, फिर एक्सप्लेनेशन देखना, है ना। तुम्हारे पास 3 स्लैब्स हैं, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, बट तुमने तीनों को ना अलग अलग टाइप से अरेंज किया है। क्लियर। पहले में तुमने क्या किया, 1.2 नीचे है, 1.4 बीच में, 1.6 ऊपर। इसमें 1.2 नीचे, 1.6 बीच में, 1.4 ऊपर, या 1.6 नीचे, 1.4 बीच में, 1.2 ऊपर। इन दोनों केस में ना, सॉरी इन तीनों केस में जो टोटल लैटरल डिस्प्लेसमेंट्स है वो d1 d2 d3 है। तुम्हें बताना है कि किसमें d1 d2 d3 का ऑर्डर क्या होगा, मतलब लार्जेस्ट किसमें होगा ना, अरेंजमेंट रेस्पेक्टिवली। पिक द करेक्ट चॉइसेस। मतलब तुम्हारा ऑप्शंस लेटर से इस तरीके का है, d1 इज ग्रेटर देन d2 इज ग्रेटर देन d3। ऑप्शन बी इज d1 इज इक्वल टू d3। ऑप्शन सी इज d2 is greater than d1 is greater than d3, and option D is कि d3 is greater than d2 is greater than d1। तो किसमें lateral displacement सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे होते तो हमेशा पैरेलल है ना। तो अगर मैं इधर से इंसिडेंट रे ड्रॉ करूँ तो इंसिडेंट इमर्जेंट पैरेलल होता है, इंसिडेंट इमर्जेंट पैरेलल होता है, इंसिडेंट इमर्जेंट पैरेलल होता है। क्लियर। ये तो एक पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। सेकेंड, अगर तुमने 3 स्लैब लिए तो तीनों का अपना अपना इंडिविजुअल लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मान लो x1 है, इसका x2 है, इसका x3 है। तो अगर अभी इसने x1 ले लिया, यहाँ पे इसने x1 थोड़ा बाद में लिया, और यहाँ पे इसने x1 थोड़ा लास्ट में लिया, बट ले तो हर बार वो x1 x2 x3 रहा है ना। मतलब तीनों का अपना अपना कुछ इंडिविजुअल लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, और रे तो तीनों से पास कर रहा है।
इसमें लेट अस से इसने मान लो इसका x1 है, इसका x2, इसका x3 है ना। इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका x2 है और इसका x3 है। तो सेकंड वाले में क्या होगा देखो, 1.2 नीचे मतलब यहाँ पे x1 ले लेगा, फिर x3 का लेगा और फिर x2 का लेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये पहले ही x3 ले लेगा, फिर x2 लेगा, फिर x1 लेगा। बट इंडिविजुअल तो तीनों होंगे, तो यहाँ नेट लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ भी x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहाँ भी x1 प्लस x2 प्लस x3। तो नेट लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो तीनों में सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? जैसे इंडिविजुअल शिफ्ट निकाल करके तुम ऐड कर सकते हो, वैसे इंडिविजुअल लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल करके हम ऐड कर सकते हैं। तो तीनों में सेम ही आंसर आएगा। समझ आया? तो ये बेसिक सा एक लॉजिकल क्वेश्चन था जिसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो, फिर मैं सॉल्व करना चालू करूँगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो अब वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसमें तुमने पानी भर रखा है, क्लियर। और इस कंटेनर के बॉटम पे तुमने क्या लगा रखा है, एक कनकेव मिरर लगा रखा है ना। इस कंटेनर के बॉटम पे क्या लगा हुआ है, एक कनकेव मिरर लगा हुआ है, ऐसा है ना। ये कनकेव मिरर यहाँ पे लगा हुआ है जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, मतलब इसका फोकल लेंथ कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर तुमने क्या किया, तुमने पानी भर दिया, क्लियर। तुमने इसमें कुछ दूर तक ऊपर पानी भर दिया, इनफैक्ट कितनी दूर तक पानी भरा, 5 सेंटीमीटर्स तक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा वाटर है ना। मान लो मेरा पार्टिकल यहाँ पर है, तो तुमसे क्या पूछ रहा है, जो फाइनल इमेज इसका बनेगा वो डिस्टेंस d फ्रॉम द सरफेस बनेगा, इस सरफेस से d डिस्टेंस पे। तो तुम्हें उस स्मॉल d का वैल्यू बताना है, फाइनल इमेज। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन में फाइनल इमेज निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, लाइट रे को ट्रेस करो। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो लाइट रे पहले वाटर में ट्रैवल करेगा और उसका रिफ्लेक्शन होगा। क्या पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं, क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल सरफेस पे है तो अंदर अंदर पानी में ही रे आया ना। अगर पार्टिकल इसके ऊपर होता तो पहले रिफ्रैक्शन होता प्लेन सरफेस पे, बट पहला क्या होगा, पार्टिकल जस्ट सरफेस पे है, तो जब तक वो रे यहाँ से यहाँ तक आएगा बीच में कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है ना, वो पानी पानी में ही आ रहा है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है कनकेव पे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन एट कनकेव है ना, रिफ्लेक्शन एट कनकेव मिरर, क्लियर। तो रिफ्लेक्शन जब होगा कनकेव पे तो क्या तुम v इज इक्वल टू बना सकते हो uf बाई यू माइनस एफ। तो u की वैल्यू कितनी है, -5, फोकल लेंथ कितना है, -20, और u माइनस एफ क्या हो जाएगा, -5 माइनस -20, मतलब -5 प्लस 20। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, कहाँ से, कनकेव मिरर से, क्लियर। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ये वैल्यू हमारी आ रही है 100/15 है ना। u हमारा -5 था, v हमारा -20 था, तो ये वैल्यू आ रहा है 100/15 ना। 100/15 मतलब 20/3, और ये प्लस 20/3 आया। दैट मीन्स जो मेरा फर्स्ट इमेज बन रहा है ना, वो कहाँ बन रहा है, इससे इस जगह पे, मैं उसको I1 कह रहा हूँ। कितनी दूर, 20/3। तो ये सब कब हुआ, जब रे ने एक रिफ्लेक्शन लिया यहाँ आके। अब जब रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो रिटर्न जाएगा। अब जब ये रिटर्न जा रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, स्मॉल फ्रॉम डायरेक्टली अबाउट दिस ग्लास। अब तुम इसको देख रहे हो, इमेज इज सीन फ्रॉम हियर, मतलब मेरा ऑब्जर्वर इधर खड़ा है। तो इसके आइज तक रे को पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, रे पहले यहाँ से निकला है ना, मैं रे भी ड्रॉ करता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लगे। रे यहाँ से निकला और ये रिफ्लेक्शन हो गया, मैंने कर दिया, उसका इमेज यहाँ बन गया। अब जब ये रे रिटर्न जाएगा तो यहाँ पे अब रिफ्रैक्शन भी होगा ना, तो ये जो रिफ्रैक्शन होगा अब सेकंड पार्ट में वो मुझे लिखना है। तो अब रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। रे इधर आया, अब इधर जा रहा है, तो अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अपेरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ इज इक्वल टू n2/n1। तो इसका अपेरेंट डेप्थ कितना आएगा, लेट अस से वही d है ना, अपेरेंट डेप्थ टू d है कि सरफेस से कितनी दूर वो दिखाई देगा। रियल डेप्थ कितना है, 5 + 20/3, क्योंकि
एक्चुअल में ये रे उसे कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से ना, तो उसे क्या लगेगा कि उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, 5 + 20/3, ये चीज़ 5 सेंटीमीटर है हमारी ना, तो रियल डेप्थ क्या हो जाएगा 5 + 20/3। N2/N1 क्या, बाद में बाई पहले, तो बाद में वो किस में जाने वाला है, एयर में, है ना, ऑब्जर्वर, तो बाद, और पहले किस में है वो, वाटर में, तो 1.33, तो 1.33 को तुम 4/3 भी लिख सकते हो। इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करो, तुम्हें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, है ना। अपरेंट डेप्थ जो उसने बोला था D, मैंने उसको D एज्यूम किया। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लाइट का रेट ट्रेस करना है तुम्हें, जहाँ जहाँ लाइट जाएगा ऑब्जेक्ट से निकालो उसको, और जिस जिस रास्ते वो जा रहा है उस रास्ते में क्या हो रहा है आइज तक पहुँचने के पहले, वो सब का कैलकुलेशन तुम्हें यहाँ करना है। सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस, है ना, कनकेव पे, तो उसका इमेज तुमने बना दिया। अब जब रे रिटर्न जाएगा यहाँ पे प्लेन पे, तो उसे क्या लगेगा कि वो रे यहाँ से आ रहा है, तो इसने जो इमेज बनाया वो इस प्लेन सरफेस के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट का। हमेशा जो भी दूसरा सरफेस का ऑब्जेक्ट होता है वो पहले वाले सरफेस का इमेज होता है ना। तो अब तुमने उसमें रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस था, तो तुमने प्लेन सरफेस का फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ से अपना आंसर निकाल लो। क्लियर सभी को ये चीज़, तो तुम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हो। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन एक और देखो, यहाँ पे फिर से तुम्हें वही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट O इज एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम वाटर सरफेस, है ना। ये ऑब्जेक्ट है O जो h डिस्टेंस पर है वाटर सरफेस से। क्लियर। प्लेन मिरर रखा है D डेप्थ पे वाटर में, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या कर रहा है, ये मिरर स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड v। अब ये मिरर मूव कर रहा है, तो तुम्हें बताना है कि ये जो मिरर इमेज बना रहा है वो कितनी स्पीड से मूव करेगा। तो मेरा मेन काम अब क्या है, तुम ध्यान से देखो, मेरा मेन काम ये है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है वो फाइंड आउट करना। वही हमने पहले भी किया था। अब फाइनल इमेज कहाँ बनेगा कैसे पता करोगे, अगर तुम लाइट रे ट्रेस करोगे ना, तो पहले रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस होगा, फिर रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेस होगा, और फिर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस होगा, उससे फाइनल इमेज बनेगा। क्लियर। तो मैं सबसे पहले और फाइनल इमेज का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टेप वाइज हम करेंगे। सबसे पहला मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, है ना, डायग्राम हम सेम रखते हैं, इसी में हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। या चलो हम लेट अस ड्रॉ अ न्यू डायग्राम, है ना, थोड़ा बड़ा करके हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम सारे कैलकुलेशंस करेंगे। ये हमारा लेट अस से कंटेनर है, लेट अस से ये हमारा कंटेनर है जिसमें हमने वाटर भर रखा है। क्लियर। अब इसमें वाटर कहाँ तक भरा हुआ है, तो कुछ D हाइट ऊपर तक भरा है फ्रॉम द मिरर। तो अपना एक मिरर भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट अस से यहाँ पे हमारे पास एक मिरर भी है। क्लियर, दिस इज योर मिरर। तो ये मिरर है, दिस डिस्टेंस इज D, है ना, ये जो डिस्टेंस है ये D है, और यहाँ से h हाइट ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ से h हाइट ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट, दिस इज h। क्लियर। अब यहाँ क्या क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, लाइट का रे ड्रॉ करता हुआ बताता हूँ मैं तुम्हें ना। सबसे पहले जब लाइट आएगा तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस लेगा वो, तो इसका कहीं इमेज बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। तो बताओ, अपेरेंट बाई रियल इज इक्वल टू N2/N1। तो बोलो अपेरेंट कितना होगा, वो अपने को अभी नहीं मालूम है, तो लेट अस से उसको मैं अपेरेंट को क्या ले रहा हूँ, h डैश। रियल कितना है, h, है ना, रियल डेप्थ कितना है इसका इस पर्टिकुलर मीडियम में, h। N2 कितना है, 4/3, क्यों, क्योंकि वो इस दिशा में आ रहा है, तो ये N2 है ना। N2 इज 4/3, N1 इज 1। दैट मीन्स h डैश की जो वैल्यू आई कि 4h/3 आई। मीन्स इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा पहला I1, वो कितने पे बनेगा, वो बनेगा 4h/3 पे। क्लियर सभी को, कितने बनेगा, 4h/3। अब ये मिरर को हिट करेगा, है ना, अब ये क्या करेगा, रिफ्रैक्ट हो गया, अब ये मिरर को हिट करेगा। जब ये मिरर को हिट करेगा तो अब रिफ्लेक्शन होगा सिंपली, तो मिरर को क्या लगेगा कि यहां से आ रहा है उसका ऑब्जेक्ट, तो 4h/3 प्लस t, तो इसका इमेज कहां बनेगा, आप देखो, है ना, इसका ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया, d प्लस 4h/3। तो जो सेकेंड इमेज अपना बनेगा यहाँ पे
है ना, वो मिरर के कितना नीचे बनेगा बताओ, I2। क्या वो D प्लस 4h/3 ही बनेगा? यस, है ना, D प्लस 4h/3। ये मिरर का इमेज बना, तो ये I2 बना। अब क्या होगा, इसने मिरर को हिट किया, अब ये रिटर्न जाएगा, है ना, अब ये रिटर्न जाएगा, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा कर्व्ड सरफेस पे, और अब फिर आगे ये ऐसे ही निकल जाएगा। तो मतलब ये लास्ट, अब रिफ्रैक्शन एट, सॉरी कर्व नहीं, प्लेन सरफेस। तो अब इस प्लेन सरफेस को क्या लगेगा कि उसका ऑब्जेक्ट यहाँ I2 पे रखा हुआ है, तो अब फिर से रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, है ना। रिफ्लेक्शन एट प्लेन के लिए मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है ना, ये प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन को मैंने डायरेक्ट बना दिया। अब थर्ड स्टेप हो रहा है। थर्ड स्टेप क्या है, फिर से रिफ्रैक्शन एट प्लेन, है ना, तो फिर से क्या, अपेरेंट बाई रियल इक्वल टू N2/N1, है ना। तो अपेरेंट बाई रियल, अब बताओ अपेरेंट क्या है यहाँ सरफेस से नहीं पता, लेट अस से उसको मैं ले रहा हूँ कुछ H" इज इक्वल टू, सॉरी बाई रियल, रियल कितना है बताओ सरफेस से, D प्लस दिस, मतलब 2D प्लस 4h/3, 2D प्लस 4h/3, N2/N1। अब ये कहाँ जा रहा है देखो, बाद में एयर में है, पहले वाटर, तो N2 की वैल्यू 1, N1 की 4/3, तो ये चीज़ हो जाएगी 3/4। तो यहाँ से तुम्हें H" की वैल्यू मिल जाएगी। H" कितना है, 3/4 इंटू 2D प्लस 3/4 इंटू 4h/3। तो ये हमें क्या मिल गया वैल्यू, देखो ध्यान से, ये 6D/4 मिल गया। 6D/4 का मतलब क्या है, 6D/4 मतलब 3D/2 प्लस ये 3/4 कैंसिल हो गया, h। दिस इज फाइनल इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो, है ना, अब वो कह रहा है कि अगर ये मिरर ऊपर मूव करने लगे v से, इसका मतलब मुझे बताओ क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही v है? यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही v है, और मैं ये प्लस v लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं ऊपर का दिशा क्या मान के चल रहा हूं, पॉजिटिव। क्लियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू टाइम v है, क्यों, क्योंकि मिरर की स्पीड ऊपर की तरफ v बताई गई है। तो मिरर का जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको अपना ओरिजिन मान लूं, है ना, इस लाइन को मैं अपना ओरिजिन रेफरेंस लाइन मान ले रहा हूं। क्लियर, क्योंकि मैंने इमेज का डिस्टेंस भी यहीं से मेजर किया है। अगर मैं इसको अपना ओरिजिन मान लूं तो ये अभी d डिस्टेंस पे है, और ये किस रेट से कम हो रहा है, v से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही तो v होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा पूरे इक्वेशन को टाइम के साथ, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बाई 2 और h का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब तुम ध्यान से देखो, ये H" विथ रेस्पेक्ट टू t क्या है, ये मेरा फाइनल इमेज है ना। लेट अस से मेरा जो फाइनल इमेज है वो कहीं पे, कितने पे बना हमारा फाइनल इमेज, हमारा 3D/2 प्लस h, है ना। तो लेट अस से मेरा जो I3 है, मान लेते हैं कहीं यहाँ पे बना है, तो मुझे बताओ यही चीज़ है ना H', तो dH"/dt क्या होगा, क्या वो इमेज की वेलोसिटी देगा, जैसे dd/dt ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रहा है, क्योंकि तुमने वो दोनों डिस्टेंस इसी लाइन से मेजर किया, तो ये मैं अपना रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ, है ना, या फिर ओरिजिन। तो अगर dd/dt ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रहा है, तो dH"/dt इमेज की वेलोसिटी देगा, और यही चीज़ है जो तुम्हें कैलकुलेट करना है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो कि 3/2 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्वेश्चन में कितनी दी है, प्लस v, और dH/dt क्या है, h क्या था, ऑब्जेक्ट का हाइट इस सरफेस से, क्या ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज हो रहा है क्या सरफेस से, नहीं, वो तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0। मतलब तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया प्लस 3v/2, और हमने ऊपर की दिशा को पॉजिटिव लिया था, मतलब मेरा जो इमेज है वो 3v/2 से अपवर्ड जाएगा। खत्म क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जेई एडवांस में भी तुमसे पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें तुम्हें फाइनल इमेज तो निकालना ही निकालना था, साथ में स्पीड ऑफ इमेज भी निकालना था। क्लियर सभी को, तो तुमने फाइनल इमेज का एज अ पोजीशन निकाला यहाँ पे, और उसको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम से, तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल गया। क्लियर, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है। पॉज करके क्वेश्चन देख लो, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो देख लो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक ट्री है जिसका एक ब्रांच है जिसमें एक मैंगो लटक रहा है ना। तो लेट अस से ये तुम्हारा मैंगो,
लटक रहा है यहाँ से, और नीचे क्या है, नीचे पानी है, क्लियर। और इस पानी में हमारा एक भाई रहता है, टॉर्टोइस, कछुआ, ठीक है। लेट अस से उस टॉर्टोइस को मैं ऐसे टी से डिनोट करता हूँ, क्लियर, पॉइंट ए टी। तो इसे मैंगो का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा वो तुम्हें बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 4/3 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो मुझे बताओ, ये इसका रियल डेप्थ है, h है ना, समझ आइए, इसका रियल डेप्थ है। तो जिस रेट से ये h चेंज करेगा उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, और उस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो अब तुम ध्यान से देखो, मुझे क्या मालूम है कि अपेरेंट बाई रियल इज इक्वल टू n2 बाई n1 है ना, इज इक्वल टू n2 बाई n1। तो अपेरेंट क्या है, अपेरेंट क्या है मुझे नहीं पता, लेट अस से वो x है जो इसका अपेरेंट हाइट आएगा, और रियल क्या है h, और n2 यहाँ क्या होगा, तो n2 4/3 होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जब रे आएगा तो ऐसे आएगा ना, तो पहले वो एयर में ट्रैवल कर रहा है और बाद में वाटर में, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा एयर है, यहाँ वाटर है। तो n2 की वैल्यू हो गई 4/3 और n1 की वैल्यू हो गई 1। तो x क्या आ गया, 4h/3। तो x क्या है, इसका अपेरेंट हाइट है ना, मैंगो का अपेरेंट हाइट इसे क्या दिखाई देगा सरफेस से। मुझे बताओ, अगर मैं उसकी वेलोसिटी, अगर मुझे उसका एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे इस चीज़ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो dx/dt क्या होगा, 4/3 इंटू dh/dt, और dh/dt क्या होगा, उसकी वेलोसिटी, है ना। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज, dx/dt क्या है, अगर ये मैंगो है तुम्हारा, तो मान लेते हैं उसका इमेज m का यहाँ बना, ये ऑब्जेक्ट था और इमेज m डैश बना, जो कि कितने पे बन रहा है, लेट अस से x पे बन रहा है, यहाँ से ना x पे। तो dx/dt क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी, और dh/dt क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, है ना। ये मेरा रेफरेंस लाइन है फिर से। तो 4/3 इंटू वी हो गया ये चीज़। बट क्वेश्चन में उसने मुझसे v नहीं पूछा। अगर v पूछता तो मैंगो का स्पीड कितना होगा मैं यहाँ पे डालता, तो मुझे इमेज का स्पीड मिल जाता। बट उसने मुझसे एक्सेलरेशन में, तो मैं क्या करूँगा, मैं उससे एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू dv/dt। अब मुझे ये बताओ, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, और dv/dt क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है बताओ, ये फ्री फॉल में गिर रहा है ना, मतलब 9.8 डाउनवर्ड्स। तो ये है 4/3 इंटू 9.8। जब तुम ये कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तो तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर सभी को। तो ये तुम्हारा 4/3 इंटू 9.8 डाउनवर्ड्स तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर। तो इसको कैलकुलेशन कंप्लीट करो, तुम्हें अपना आंसर मिलेगा। तुम्हें 2 बार क्यों डिफरेंशिएट करना पड़ा, क्योंकि तुमने इक्वेशन x का बनाया था, अब ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, उसने वेलोसिटी पूछा था, तो एक बार किया आंसर आ गया। 2 बार करोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ पेपर सेटर। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें प्रिज्म और TIR सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे मिक्स है ना, और ऑब्वियसली स्नेल्स लॉ तो है ही। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं, आ जाओ। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए, है ना, वहाँ पे इंसिडेंट किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रे इंसिडेंट एंड एंगल थीटा ऑन द फेस ए बी वुड गेट ट्रांसमिटेड थ्रू फेस AC। वो क्या कह रहा है कि जब ये रे AB से रिफ्रैक्ट होकर AC पे पहुंचेगा तो AC को उसे क्रॉस करना है, ट्रांसमिट करना है, TIR नहीं होना चाहिए। मतलब AC पे जो इंसिडेंट एंगल है शुड बी लेस देन क्या, क्रिटिकल एंगल। बस AC पे जो इंसिडेंट एंगल है दैट शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो आओ इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके हम बनाते हैं, सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लेट अस से ये हमारा एक प्रिज्म है। क्लियर, दिस इज माय प्रिज्म, और इस पे हमारा एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है ना, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है विच इज़ एट एन एंगल थीटा। क्लियर, ये एंगल थीटा पे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को ऑब्वियसली। ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल का लाइन है, और ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। अब एंगल ऑफ प्रिज्म है A, ठीक है। अब AC पे क्या होना है, देखो ना, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपना रिफ्रैक्टेड रेज ड्रॉ करते हैं।
ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के इधर आएगा, है ना, और यहाँ पे फिर से उसका रिफ्रैक्शन होना है। और रिफ्रैक्शन कैसा होना है? ऐसा होना है कि वो ट्रांसमिट होना चाहिए, TIR नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जो तुम्हारा ये R2 होता है, सिंपली साइन R2 मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, बस। तो तुम्हें ये R2 का इक्वेशन समहाउ जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके टर्म्स में लिखना है। समझ आई बात? और ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा एंगल होता है R1। क्या क्या इक्वेशन यूज होने वाले हैं बेसिकली? सिंपली क्या, सबसे पहला R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये तो पहला यूज हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन साइन R2 शुड बी लेस देन 1/μ, बट तुम्हें पता है कि तुम्हें R2 को थीटा के टर्म्स में लिखना है। देखो यहाँ ना, इक्वेशन थीटा के टर्म्स में, तो वो स्नेल्स लॉ से आएगा। क्या? N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R, मतलब म्यू साइन R1। तो 1, 2 और ये 3 इक्वेशन। तो तुम्हें इस R2 को समहाउ क्या करना है? थीटा के टर्म्स में लिख देना है, सो दैट तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो आओ हम लोग इसे सॉल्व करते हैं जस्ट। और यहाँ से ये रे कैसा होना चाहिए? ट्रांसमिट होना चाहिए। तो उसके लिए ये कंडीशन है। अब मुझे काम क्या करना है? मुझे किसी तरह उस R2 को हटा करके वहाँ थीटा घुसाना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? मेरा साइन थीटा है ना, मुझे क्या पता है कि R1 प्लस R2 इज A, क्लियर? तो R2 क्या हो जाएगा? A माइनस R1 हो जाएगा ना। यहाँ से R2 क्या हो जाएगा? A माइनस R1। तो अब यहाँ से ना R1 निकाल लेते हैं। चलो देखो, साइन थीटा बाई म्यू इज इक्वल टू क्या है? साइन R1 है ना। साइन थीटा बाई म्यू क्या है? साइन R1। और यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या है? A माइनस R1। तो अब मुझे क्या मालूम है कि साइन R2 लेस देन 1/μ होना चाहिए, ठीक है? तो मुझे R2 की वैल्यू चाहिए ना। तो R2 क्या है? A माइनस R1 है ना। R2 इज A माइनस R1। तो R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई म्यू, है ना। R2 क्या है? A माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन, क्योंकि R1 क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई म्यू, और R2 इज A माइनस R1 मैंने वहाँ से निकाला। अब मैं इस चीज़ को उस इक्वेशन में डालता हूँ। साइन R2 इज लेस देन 1/μ, देखो ध्यान से। तो साइन R2 में करूँगा तो क्या आएगा? साइन A, है ना, माइनस साइन इनवर्स। ओके, तो मेरा ये यहाँ पे साइन A माइनस B का फॉर्म आ जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एट दिस इंस्टेंट पे ना R2 को इसके फॉर्म में, R2 मैंने A माइनस R1 ले लिया है। अगर मैं यहां से पहले R1 निकाल लूं, अभी मैं क्यों नहीं इसमें आगे बढ़ रहा इस प्रोसेस में, तुम ध्यान से देखो। अगर मैं साइन R2 लिखूंगा ना, तो मुझे ये साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन A माइनस B करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। साइन A माइनस B मतलब साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, क्लियर? तो अब साइन A कॉस B कॉस A साइन B करने से बेटर क्या है? उतना लंबा प्रोसेस ना लिख करके मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि मैं R2 की वैल्यू इतने बड़े फॉर्मेट में ना डालूं, ठीक है? तो मुझे कहीं और से कुछ और वैल्यू मिल सकती है क्या? जस्ट मैं देख रहा हूं। मुझे बताओ, क्या यहां से जो साइन R1 है वो साइन थीटा बाई म्यू हो जाएगा, है ना? वो तो हमने निकाल लिया। इधर से R1 की वैल्यू A माइनस R2 है ना। R1 की वैल्यू क्या है? A माइनस R2। तो तुम ध्यान से देखो, मैं अगर इस इक्वेशन में वैल्यू डालूं, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन A माइनस R2, क्लियर? तो साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन A माइनस R2। तो यहां से मुझे थीटा की वैल्यू मिलेगी। थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ दिस, क्लियर? थीटा की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस R2। तो यहां पर भी देखो क्या प्रॉब्लम हो गया। अगर मैं थीटा साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस R2 करता हूं तो मुझे अलग से R2 मिल नहीं रहा है। यहाँ से मुझे अलग से R2 मिल तो रहा था, बट फिर मुझे साइन A कॉस B फॉर्मूला यूज करना पड़ता। मतलब इन दोनों से शुरू करके कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं उसको यूज करता हूँ। चलो आ जाओ, R2 क्या है? A माइनस R1 है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? साइन ऑफ A माइनस R1 शुड बी लेस देन 1/μ, क्लियर? अब ये तुम्हें पता है कि A माइनस R1 है ना, और R1 की वैल्यू हमने यहाँ पे कहीं निकाल रखी है क्या? यस। यहाँ से R1 क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई म्यू, है ना। R1 क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन थीटा बाई म्यू। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, A माइनस R1 इज लेस देन
साइन इनवर्स ऑफ 1/μ होगा ना। अब R1 की वैल्यू में डाल रहा हूँ, बोलो यहाँ से R1 की वैल्यू मिलेगी ना मुझे, क्या मिलेगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई म्यू, है ना। तो ये मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई म्यू। तो दिस इज लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। अब मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ तो इक्वेशन क्या आएगा, a माइनस साइन इनवर्स 1/μ इज लेस देन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई म्यू। अब मैं, क्योंकि मुझे आंसर थीटा के टर्म्स में चाहिए, तो मैं बोथ साइड क्या करूंगा, साइन ले लूंगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, साइन ऑफ a माइनस साइन इनवर्स 1/μ इज लेस देन साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, पूरा सिर्फ थीटा। तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन थीटा ऑफ बाई म्यू। तो तुम ध्यान से देखो क्या इक्वेशन मिला हमें, साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू साइन a माइनस साइन इनवर्स 1/μ। तो तुम्हें मिल गया ना, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ दिस, है ना, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ दिस। क्या वो कोई ऑप्शन है ऐसा, म्यू साइन, यस, ऑप्शन सी बिल्कुल सेम है ना, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ये तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन। तुम देखो मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सोचा जैसे एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि तुम एक रास्ते जाओगे, ज़रूरी नहीं तुम्हें वहाँ पे फ़ायदेमंद अपनी चीज़ें मिले, है ना। तो एक्चुअल में कौन कौन से इक्वेशन यूज़ हुए हैं, ये और ये, इन सबको मैंने यूज़ किया है। बाकी मैं दूसरे रास्तों से क्या, मुझे लगा कि यहाँ साइन है, कॉस भी, कॉस है, साइन भी बहुत करना पड़ेगा और शायद 4 मार्क्स के लिए उतना करना ज़रूरी नहीं होना चाहिए, तो बेटर है कोई और रास्ता खोजो, और मैं उससे अपने आंसर तक पहुँच गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लास प्रिज्म, फिर से सेम टू सेम देखो ना, TIR और प्रिज्म का कंबाइंड क्वेश्चन, और साथ साथ इस बार फिर उसने उसको एक पानी में डुबो भी दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना, ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसने क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो पहले, है ना, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे देखो, 4/3 में उसे डुबा दिया। लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB इज टोटली रिफ्लेक्टेड टू रीच द फेस BC। जो भी AB पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ था वो AC पे TIR होके कहाँ पहुँच गया, BC पे पहुँच गया। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। जस्ट हम एक डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं इसका साइड में। मान लो ये हमारा कंटेनर है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, और इसमें तुमने क्या डुबोया, अपना प्रिज्म, है ना, हमने इसमें अपना प्रिज्म डुबोया है। क्लियर। तो ये हमारा प्रिज्म है, लेट अस से, और इसमें हमने अंदर तक पूरा पानी भर रखा है ना, इस पर्टिकुलर में हमने पूरा पानी भर रखा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो लाइट रे, है ना, जो पर्टिकुलर लाइट रे इस पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, है ना। अब देखो ध्यान से, लाइट रे कैसा इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मली। तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे तो 90 डिग्री था एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है वो बिना रिफ्रैक्शन के क्रॉस कर जाता है। तो उसने AB को तो बिना रिफ्रैक्शन के क्रॉस कर दिया, बट वो क्या कह रहा है कि वो BC से फिर निकल रहा है। दैट मीन्स वो हिट करके फिर किधर आया होगा, BC की तरफ आया होगा। क्लियर। अगर वो हिट करके BC की तरफ आया है मेरा रे, दैट मीन्स यहाँ पे TIR हुआ है ना, इस पर्टिकुलर सरफेस पे, इस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या हुआ, TIR। और अगर यहाँ TIR हुआ है तो ये जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा ना नॉर्मल से, ये एंगल के लिए साइन I मस्ट बी ग्रेटर देन N2/N1। और N2 क्या है, पानी, और N1 क्या है, ये ग्लास। क्यों, क्योंकि पहले वो ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, बाद में पानी में आने वाला है। तो दैट मीन्स साइन I मस्ट बी ग्रेटर देन N2/N1। मतलब क्या, 4/3 डिवाइड बाई N1 कितना था, है ना, N1 कितना था ग्लास का, 1.5, मतलब 3/2। तो ये कितना आया, 8/9, मतलब साइन I इज ग्रेटर देन 8/9। तो हमारा आंसर आ गया क्या, नहीं अभी नहीं आया, उसने तुमसे थीटा का कंडीशन मांगा है, याद रखना, है ना, उसने तुमसे थीटा का कंडीशन मांगा है। अब थीटा कहाँ है इस डायग्राम में, ये थीटा है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो मुझे बताओ ये 90 माइनस थीटा होगा ना।
अब अगर ये 90 माइनस थीटा है, दैट मीन्स ये एंगल थीटा होगा ना, मतलब आई ही थीटा है। तो दैट मीन्स योर आंसर इज साइन थीटा इज ग्रेटर देन 8/9। क्लियर सभी को ये चीज़? तो ये हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बहुत ही फेवरेट टॉपिक प्रिज्म और टीआईआर मिला करके एग्जाम्स में, और हमने आज बहुत अच्छे बेसिक एंड एडवांस लेवल सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।